अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का 13 पार्ट का लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी, कि किसी रिजिड बॉडी में टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हमने टार्क को बड़े डिटेल के साथ पढ़ा था कि टार्क होता क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो वो हम देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। Torque is the cross product of position vector r and the force F, applied force। तो ये टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ज़रा देखिएगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं, अगर इनकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखते हैं क्या, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो मोमेंट आर्म कहलाता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एफ की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है थीटा, उसका हम साइन फंक्शन के साथ वैल्यू लेते हैं। ये तो है उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। साथ में उसके लगाते हैं यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है। और जब ये चीज़ें मिलकर बनती हैं, क्या बन जाता है? टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। क्या बन जाता है बेटा? वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आसान तरीका है, इस एन यूनिट वेक्टर को यहाँ से हटा दें, ख़त्म कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो आर एफ साइन थीटा, देखें वही चीज़ें लिखते हैं लेकिन एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, तो ये क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। तो इस टार के ऊपर हमने वेक्टर भी नहीं डाला, वेक्टर का एरो भी नहीं डाला, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू तब आएगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या होता है कि आर एफ जो कि मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड होती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। बेटा बात समझ आ गई? अब हमने क्या करना है? रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी का टॉर्क मालूम करना है। तो ज़रा देखिएगा, सारा काम वही है। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी को, जिसका पिवट पॉइंट जो है वो क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। और वो यानी कि हमने कोई भी बॉडी ले ली है, उसको ऐसे किसी कील के साथ यहाँ पे हैंग कर लिया है और मूवेबल है, ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे घूम सकती है, ये पॉइंट मूव नहीं करता, ये बॉडी रोटेट कर सकती है, ठीक। यानी कि ये पिवट पॉइंट है ओ। अब ज़रा देखिएगा, इस पी पॉइंट के ऊपर लगती है फोर्स। क्या लगती है? फोर्स लगती है। और फोर्स क्या है? एक किसी ख़ास एंगल के ऊपर है, ना तो वो परपेंडिकुलर है ना तो वो पैरेलल है, वो किसी ख़ास 90 डिग्री और 0 डिग्री के दरमियान या किसी भी एंगल पे है। तो अब इसका जो टार्क है वो कैसे मालूम करेंगे? ज़रा देखिएगा कि ये हमारे पास ओ पी एक लाइन है, ओ और पी, जो पी पॉइंट है इसके ऊपर लग रही है फोर्स। अब बॉडी ने रोटेट किस पॉइंट पर करना है? ओ से ऐसे रोटेट करेगी, तो यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है? पी पॉइंट पे। तो उस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो आर है। समझ आ गई? और ये एफ फोर्स लग रही है और वो आर वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है बेटा? थीटा, ठीक है। इस आर वेक्टर को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया है, ताकि हम फोर्स और आर के दरमियान क्या देख सकें? एंगल देख सकें। यानी कि ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आर वेक्टर को। समझ आ गई? तो लेकिन हम ऐसे तो टार्क मालूम नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं? टार्क के लिए क्या लेते होते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो, डिस्टेंस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। या वो डिस्टेंस लेते होते हैं जो कि लाइन ऑफ एक्शन से और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है। अभी तो देखो, ये तो ना तो ये आर परपेंडिकुलर है ना एफ पे परपेंडिकुलर है। बेटा बात समझ आ गई? तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। तो हम इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि फ़ोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। क्या कर लें? फ़ोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। क्या? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कैसे रिजॉल्व किया आपने? जो एंगल यहाँ बन रहा है आर और इसके दरमियान, वही एंगल आपका यहाँ बनेगा। बेटा बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? जो कि एफ वाई कंपोनेंट होगा। जो क्या होगा बेटा? इस फोर्स का एफ वाई कंपोनेंट होगा, जो कि बराबर होता है बेटा किसके? एफ साइन ऑफ थीटा के। बेटा बात समझ आ गई? और इस थीटा के साथ वाली जो साइड है वो किसके बराबर होती है बेटा?
एफ एक्स के बराबर होगी और वो एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगी बेटा। बात समझ आ गई? यानी कि आपने फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं बेटा? फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखो ज़रा कि ये जो आर वेक्टर है किस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है और किस कंपोनेंट के पैरेलल है। बात समझ आ गई? तो बताओ ज़रा ये आर जो वेक्टर है ये वाला, ये किसके एफ एक्स के परपेंडिकुलर या पैरेलल है? पैरेलल है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये जो लाइन है ये किसी को रिप्रेजेंट करी? आर वेक्टर को। और ये एफ एक्स जो है ये इसके पैरेलल है बेटा। लेकिन जो एफ वाई कंपोनेंट है वो इसे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लेंगे? वो कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा बेटा। बात समझ आ गई? तो हम लिखेंगे क्या? टॉर्क इज इक्वल टू एफ वाई आर। टॉर्क इज इक्वल टू एफ वाई आर। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, तो ये बन जाएगा क्या? एफ वाई को कैसे लिख देंगे? एफ साइन ऑफ थीटा इंटू आर। बात समझ आ गई? तो ये क्या बन गया? आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड आ गई बेटा। बात समझ आ गई? कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो, कोई मुश्किल बात लगे तो वही पूछ लो, शाबाश। तो अब ज़रा देखो कि हम इसको इस तरह वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? इधर एरो। तो ये हमने टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है बेटा। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो ये हमने किस चीज़ को रिजॉल्व किया था? फोर्स को। किसको रिजॉल्व किया था? फोर्स को। अब हम क्या किसको रिजॉल्व करेंगे करके देखते हैं? पोजीशन वेक्टर आर को। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ आर जो कि पोजीशन वेक्टर है बेटा, और इस पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाती है? मोमेंट आर्म। क्या कहलाती है बेटा? मोमेंट आर्म। याद रखनी है ये बात। अब देखो वही कंडीशन है बेटा जो यहाँ पे थी कि आर के साथ किसी खास एंगल के ऊपर हमारे फोर्स एक्ट हो रही थी, ना तो वो परपेंडिकुलर थी ना तो वो पैरेलल थी बेटा। ठीक है, हमें कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या हों बेटा? परपेंडिकुलर हों। तो यहाँ पे हमने किसको रिजॉल्व किया था बेटा? फोर्स को। किसको रिजॉल्व किया था? फोर्स को। अब हम किसको रिजॉल्व करेंगे? आर को, पोजीशन वेक्टर आर को रिजॉल्व करेंगे और बेटा देखेंगे क्या रिजल्ट यही आते हैं हमारे पास, कुछ और आते हैं। ठीक है, तो हम ज़रा चेक करते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये फोर्स है और ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब हमने दोनों को देखा कि दोनों ना ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना ही पैरेलल है, किसी खास एंगल थीटा के ऊपर है बेटा, किसी खास एंगल थीटा के ऊपर पाए जाते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि हमने इस पोजीशन वेक्टर आर को क्या कर दिया बेटा? रिजॉल्व कर दिया इनटू द कंपोनेंट्स, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि वाई कंपोनेंट एफ वाई, और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? एफ एक्स बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो कि कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है फोर्स के, सॉरी ये आर के कंपोनेंट्स ड्रा किया ना, तो ये आर के साथ आएगा। किसके कंपोनेंट ड्रा किए ये? आर पोजीशन वेक्टर के। तो आर एक्स और आर वाई बन जाएंगे बेटा। बात समझ आ गई? इधर किसके कंपोनेंट ड्रा किए थे हमने? एफ के। तो एफ एक्स और एफ वाई। कोई ए वेक्टर होता तो फिर क्या बनता? ए एक्स ए वाई। बात समझ आ गई? तो जो वेक्टर का नाम है उसी के हिसाब से उसके कंपोनेंट वाई एक्स बनेंगे बेटा। ठीक है, तो ज़रा देखो कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? टेढ़ा लग रहा है, 90 नहीं बना रहा। अब बना दे देगा। अब देखो बनता है। किसके साथ 90 डिग्री देख रहे हैं आप? नहीं बेटा, एफ के साथ देख। ये बात समझ आ गई? ये अब देखो ज़रा, तो ये बेटा देखिएगा ये आर वाई देखो ना कि यहाँ पे हमने एफ को रिजॉल्व किया था। किसको रिजॉल्व किया था? तो एंगल किसके साथ परपेंडिकुलर किसको देखा था? एफ वाई को इस पर। तो एफ वाई एफ के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो हमने एफ वाई को इसके साथ परपेंडिकुलर देखा था आर दूसरे वेक्टर के साथ। समझ आ गया? इधर आप किसको रिजॉल्व कर रहे हैं? तो किसके साथ परपेंडिकुलर देखेंगे? एफ के साथ बेटा। बात समझ आ गई? तो अब देखो ये आर वाई जो है ये किसके बराबर है? आर साइन ऑफ थीटा के, और आर एक्स किसके बराबर होगा? आर कॉज ऑफ थीटा के। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो कौन सा कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है बेटा? अब देखो आर एक्स की डायरेक्शन देखो, वही डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा। ये पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे बेटा? पैरेलल कंपोनेंट्स को हमने नहीं लेना। इधर भी एक कंपोनेंट पैरेलल था, उसको हमने नहीं लिया था बेटा। तो ज़रा देखिएगा, तो टॉर्क की अगर वैल्यू मालूम करें तो बन जाएगा एफ इंटू आर वाई बेटा। बात समझ आ गई? आर वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन ऑफ थीटा,
तो ये क्या बन जाएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा, ये टार्क की मैग्नीट्यूड आ गई बेटा। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब हम इसके साथ अगर डायरेक्शन लगा दें यानी यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टा वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर बेटा। बात समझ आई? तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, टार्क इन वेक्टर फॉर्म मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? टार्क इन वेक्टर फॉर्म मालूम कर लिया। अब ज़रा देखो, ये बातें तो हमने समझ ली हैं। अब हम इससे कुछ रिज़ल्ट्स लिखते हैं कुछ यहाँ पे, तो वो बातें हम करते हैं थोड़ी सी। तो बेटा ज़रा देखिएगा कि जो फोर्स जो रोल प्ले करती है इन लीनियर मोमेंटम, इन लीनियर मोशन, वही रोल टार्क परफॉर्म करता है इन एंगुलर मोशन। इन एंगुलर मोशन दो तरह की मोशन की बात हो रही है, एक लीनियर मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है बेटा, और जो एंगुलर मोशन होती है वो एक सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं, या कोई एक ख़ास एंगल बना रही हो बॉडी, उसको एंगुलर मोशन कहते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो यानी कि जो फोर्स रोल प्ले करती है, फोर्स प्ले रोल इन लीनियर मोशन, वही रोल कौन प्ले करता है बेटा, टार्क प्ले करता है इन एंगुलर मोशन। बात समझ आ गई? अब यानी पता क्या चला कि फोर्स और टार्क एक दूसरे के एनालॉगस हैं। क्या है बेटा? एनालॉगस है, यानी सेम काम करते हैं ये बेटा। बात समझ आ गई? लीनियर मोशन में फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और टार्क एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बेटा। दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? एक लीनियर मोशन में जो कि फोर्स करता है बेटा, फोर्स लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क एंगुलर मोशन में एंगुलर मोशन पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये लीनियर मोशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ए की वजह से, और जबकि टार्क जो होता है वो आई एल्फ़ा, यानी ये जो टार्क है किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अल्फ़ा से। अल्फ़ा जो होता है बेटा वो बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि हम इस तरह से देखते हैं बेटा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे एक MCQ बनता है जो आपकी बुक के आखिरी पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा। वो क्या है कि इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। बात समझ आ गई? तो उसमें टार्क बॉडी में कितना होगा, टार्क की वैल्यू मालूम करनी है। ये बात समझ आई आपको? मैंने क्या कहा है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यानी कि जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना आएगा? डेल्टा ओमेगा कितना होगा बेटा? ज़ीरो। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो। जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो। बात समझ आ गई? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। बात समझ आ गई? तो पता क्या चला, यहाँ पे MCQ बन गया। ये इम्पोर्टेंट MCQ है कि इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की। तो फिर बॉडी का जो टार्क होगा वो कितना होगा, ये बताना था आपने कि बॉडी की अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज कितना आएगा? ज़ीरो। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होगा। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो, क्योंकि चेंज ज़ीरो है। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है तो टार्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। बेटा बात समझ आ गई? इफ़ यू हैव यूनिफॉर्म एंगल नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होती है ना लीनियर मोशन में, ये वेलोसिटी बॉडी मूव कर रही है A से B की तरफ। यूनिफॉर्म क्या होती है? अगर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन 1 सेकेंड, तो अगले सेकेंड में भी 3 मीटर पर सेकेंड ही कवर करे बेटा वो डिस्प्लेसमेंट। अगले सेकेंड में भी 3 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में।
तो फिर बेटा ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म। इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, चेंज है नहीं, चेंज क्या है बेटा, ज़ीरो है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये बॉडी जो है, अभी आपने नहीं पढ़ी, 5th चैप्टर में पढ़ेंगे हम जाके, अगर बॉडी सेम रेडियंस इन 3 रेडियंस पर सेकेंड कवर करती है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, जिसका नाम क्या है बेटा, रेडियन। अगर अगले सेकंड में 3 रेडियन पर सेकंड बॉडी कवर करती है, अगले सेकंड में 3 रेडियन पर सेकंड कवर करती है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। बेटा बात समझ आ गई। तो यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है। चेंज कितना आ रहा है इन दोनों में, ज़ीरो। तो फिर जब चेंज ज़ीरो है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। टाक की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। बेटा बात समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।